नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं हम अपने करंट की क्लास की। आज का सबसे पहला प्रश्न है, मधु बाबू पेंशन योजना के तहत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो मधु बाबू पेंशन योजना के तहत उड़ीसा की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। तो दोस्तों, ये मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य की योजना है? तो मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा राज्य की योजना है। यह किसके लिए, किस समुदाय को शामिल करने की योजना है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की योजना है। थोड़ा सा अगर इससे हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले, देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, जिसका उद्देश्य निराश्रित बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मधु बाबू पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत लगभग 5000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत 500 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम देखते हैं उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उड़ीसा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, तो आज हम उड़ीसा का पोस्टमार्टम कर लेते हैं यहीं पे। तो चलिए देखते हैं उड़ीसा से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो यही ऐसे पूछा जाता है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। दोस्तों, गणेशी लाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो पटनायक जी हैं, नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगर कहें विधानसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कुल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 147। अगर 147 विधानसभा की सीटें है तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। तो दोस्तों, यदि पूछे कि उड़ीसा के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो उड़ीसा के विधानसभा की सीटों की संख्या 147। भारतीय संसद में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10। अब देखिए, 10 राज्यसभा की सीटों की संख्या और लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है। यदि आपसे प्रश्न पूछे उड़ीसा के लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो उड़ीसा की लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है। अगर हम कहें उड़ीसा का उच्च न्यायालय, अगर हम उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपसे अब प्रश्न पूछे भीतरकनिका और सिमलीपाल वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अब तो दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए हमको, जहाँ तक उम्मीद है। तो भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दोनों उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें उड़ीसा के वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो उड़ीसा के वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमुख हैं और ये हम उसी टॉप वन्य जीव अभ्यारण्य को लिए हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा के वन्य जीव अभ्यारण्य में चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, चिल्का झील भी है, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। अगर हम बात करें चिल्का की, तो चिल्का में रिजले टर्टल कछुआ सर्वाधिक पाए जाते हैं और उड़ीसा के तटों पर ही रिजले टर्टल कछुआ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर कहें नंदन कानन वन कहाँ पाए जाते हैं, सतकोशिया गर्ज कहाँ पाए जाते हैं, गहिर माथा कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सतकोशिया गर्ज वन्य जीव अभ्यारण्य, गहिर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो ये सारे के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें समुद्री संरक्षित क्षेत्र, तो उड़ीसा का गहिर माथा एक जगह है जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है और ये ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, यानी ओलिव रिडले टर्टल
कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न कई बार का पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ओलिव रिजले टर्टल कहाँ पाए जाते हैं? ओलिव रिजले टर्टल उड़ीसा के समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा कितने राज्यों की सीमा बनाता है और कौन से तट पे स्थित है? देखिए, उड़ीसा समुद्र से, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहेगा, उड़ीसा समुद्री सीमा से लगा हुआ है, यानी ये समुद्र तट से स्थित है। और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। और बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ उड़ीसा भारत का एक राज्य है जो पूर्वी तट पर स्थित है, यानी पूर्वी तट पर स्थित भारत का राज्य है एक उड़ीसा। और उड़ीसा कितने राज्यों की सीमा बनाता है? तो उड़ीसा देखिए, यहाँ वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इतने राज्यों यानी कुल 5 राज्यों की सीमा बनाता है उड़ीसा। तो यदि आपसे अब प्रश्न पूछ दे एग्जाम में कभी कि उड़ीसा कितने राज्यों की सीमा बनाता है, तो उड़ीसा 5 राज्यों की सीमा बनाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो भी उड़ीसा से रिलेटेड है। और हाल ही में उड़ीसा के सुजानपुर गांव में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ मिला है। यानी कि किस राज्य के सुजानपुर गांव में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ मिला है? तो क्या कहेंगे? उड़ीसा के सुजानपुर गांव में। देखिए, उड़ीसा के बालेश्वर गांव के सुजानपुर गांव में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ मिला है। तो अगर आपसे पूछ दे पीले रंग का दुर्लभ कछुआ अभी हाल ही में कहाँ मिला है, तो उड़ीसा राज्य में मिला है। और बाकी आप लोग ऊपर उड़ीसा का हमने पोस्टमार्टम किया, आप लोग ने देखा ही। तो चलिए आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ अपने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अरब प्रायद्वीप कौन से देश ने मंगल ग्रह के लिए अपना होप प्रोब नामक पहला अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो होप प्रोब याद रखेंगे क्या? होप प्रोब नामक पहला अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, वो है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने होप प्रोब नामक पहला अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब इसको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि भारत ने भी मंगल अभियान किया था। तो उन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले यूएई के बारे में देख लेते हैं कि यूएई ने किसके मदद से ये लॉन्च कर रहा है। तो यूएई ने जापान से लॉन्च किया। अगर यदि पूछे यूएई ने अभी हाल ही में होप प्रोब मंगल अभियान की शुरुआत की है, तो ये कहाँ से लॉन्च किया है? तो जापान से लॉन्च किया है। कहाँ से? जापान से। और ये 7 माह की यात्रा कर मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। कितने माह की यात्रा करके? 7 महीने की यात्रा करके मंगल की कक्षा पर पहुंचेगा। और इस तरह के अन्वेषण की मंजूरी देने वाला संयुक्त अरब अमीरात अरब का प्रथम देश है। यदि कहें मंगल मिशन को शुरू करने वाला अरब का प्रथम देश कौन सा है, तो अरब का प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों अभी तक अमेरिका, भारत, यूएसएसआर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा को मिशनों को प्रक्षेपित किया है। तो कितने देशों ने? अमेरिका, भारत, यूएसएसआर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा मिशन को प्रक्षेपित किया है। अगर ये यूएई कर लेता है तो इस ग्रुप में भी शामिल हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत के मंगलयान की। या सबसे पहले अगर हम बात कर ले संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी स्थित है। और संयुक्त राज्य की सरकार क्या है? तो संघीय संवैधानिक राजशाही तंत्र चलता है वहाँ पर। और मुद्रा क्या है? तो यूएई की मुद्रा है यूएई दिरहम। हम बात करेंगे मंगलयान भारत अभियान की। दोस्तों वो दिन याद करिए जिस दिन भारत ने मंगल पर विजय पाई थी।
तो मंगलयान भारत अभियान और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों को आज हम देख लेंगे यहीं पर। तो चलिए आइए देखते हैं मंगलयान भारत अभियान। मंगलयान भारत अभियान जो शुरू किया गया था वो संबंधित ग्रह किससे था? मंगल से। अब इसरो के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं के सिवन और निर्माता ये जो भारत ने मंगल मिशन की शुरुआत की थी उसका निर्माता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन था। और इसका प्रक्षेपण यानी मंगलयान का जो प्रक्षेपण था वो 5 नवंबर 2013 को हुआ था। प्रक्षेपण कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को हुआ था। किस रॉकेट से किया गया था भारतीय मंगलयान अभियान की शुरुआत? तो भारतीय मंगलयान अभियान की शुरुआत रॉकेट PSLV XL-C25 यानी रॉकेट PSLV XL-C25 से भारतीय मंगलयान की शुरुआत की गई थी। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और वहाँ से इस मिशन की शुरुआत की गई थी और यह मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को प्रवेश किया था। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और यहाँ से अब जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आप चुटकियों में जवाब देकर निकल जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने वर्ष 2020 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की है। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे हैं, तिजानी मोहम्मद बंदे ने 2020 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की है। तो वर्ष 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो वर्ष 2020 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा कौन? मोरिसाना कायेट, मारियाना बर्दिनाइनिस, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जब ये ऑप्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे? इनमें से दोनों यानी मोरिसाना कायेट और मारियाना बर्दिनाइनिस को तिजानी मोहम्मद बंदे के द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से चुना गया। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल या अगले साल प्रश्न हो ये मायने नहीं रखता कि ये अभी का करंट है, ये अगले साल भी प्रश्न हो, एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे के द्वारा नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? मोरिसाना कायट और मारियाना बर्दिनाइनिस को दिया गया। तो दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा अब देख लेते हैं इन लोगों का कार्य क्या है। तो इनका कार्य था बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई के प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो नेल्सन मंडेला का जन्म वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था और यह दक्षिण अफ्रीका में जन्मे थे। तो नेल्सन मंडेला की मृत्यु 2013 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। अगर हम बात करें इनके सम्मान की, इनके पुरस्कार की, तो नेल्सन मंडेला को नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार नेल्सन मंडेला को 1993 ईस्वी में दिया गया था। यानी 1993 इनको नोबेल की शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ लेनिन अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था। अगर हम कहें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का भी पुरस्कार दिया जा चुका है नेल्सन मंडेला को। निशान पाकिस्तान के पुरस्कार से भी और गांधी शांति पुरस्कार 2008 से भी नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया था। अगर हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है
हाल ही में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स, यानी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की तीसरी बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो दोस्तों, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया था। किसने किया था? सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इससे देख लेते हैं थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बनने वाले हैं, वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व, अगर कहें इस G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। अगर हम कहें यह बैठक कोविड-19 महामारी संकट के मध्य वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया गया। अगर कहें इसकी स्थापना कब हुई थी G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक की, तो ये सब 1999 में पहली बार किया गया था और 1997 के वित्तीय संकट का परिणाम था ये G20 वित्त मंत्रियों की बैठक। अगर हम अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी किस राज्य में जोराम मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जोराम मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जोराम मेगा फूड पार्क, तो नाम से ही पता चलेगा, जो लोग जानते होंगे मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथंगा और जोरामथंगा ने जोराम मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया। तो आपको कहे जोराम मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किसने किया, किस राज्य ने किया? तो मिजोरम में शुरू किया गया है जोराम मेगा फूड पार्क। अगर हम बात करेंगे यहाँ से मिजोरम से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं आपके एग्जामों में, उन सारे प्रश्नों का एक एक करके हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम कहें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में जोराम मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया और जोराम मेगा फूड पार्क का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिजोरम में किया गया। तो आइए अब चलते हैं देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, जो यह फूड पार्क है उत्तर पूर्व में किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दुगुनी करने में सहायक होगा। तो अगर कहे कि यह जोराम मेगा फूड पार्क किसकी आय दोगुनी करने के, तो किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने में सहायक होगा। तो और इसका लक्ष्य है इस पार्क की निर्माण लागत की कुल राशि का 75% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है। तो अगर कहे इस कुल राशि का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया गया है, तो इस जोराम मेगा फूड पार्क के 75% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया गया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा मिजोरम के बारे में देखते हैं। मिजोरम का पोस्टमार्टम यहीं पर हम करेंगे कि मिजोरम से कितने प्रश्न और मिजोरम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मिजोरम की, तो सामने आपके दिखाई दे रहा है मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री जोरामथंगा। और मिजोरम की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। और मिजोरम का क्षेत्रफल कितना है? तो मिजोरम का क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर मिजोरम का क्षेत्रफल है। और मिजोरम भारत के उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है और उत्तर पूर्वी राज्य है मिजोरम। अगर हम बात करेंगे, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और ये जो अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला है?
तो आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन का कार्यभार हाल ही में रोशनी नाडर ने संभाला है। यानी रोशनी नाडर हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन का कार्यभार संभाली हैं। अगर हम बात करें रोशनी नाडर जी के बारे में, तो रोशनी नाडर मल्होत्रा ने देश की प्रमुख आईटी कंपनियों में शुमार HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन का पदभार संभाल लिया है। तो दोस्तों अगर हम कहें, इसके साथ ही वह एक लिस्टेड भारतीय आईटी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। जी हां दोस्तों, लिस्टेड भारतीय आईटी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले 8.9 अरब डॉलर की कंपनी की बागडोर रोशनी के पिता और अरबपति शिव नाडर के पास थी। अगर हम बात करें HCL टेक्नोलॉजी की ओर से शुक्रवार को ऐलान किया गया कि कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन शिव नाडर अपना पद छोड़ रहे हैं। तो कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक थे शिव नाडर, और वो चेयरमैन भी थे जो अपना पद छोड़ अपनी बेटी रोशनी को तत्काल प्रभाव से कंपनी की नई चेयरपर्सन नियुक्त किए हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 कब आयोजित किया जाएगा? तो भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 कब आयोजित किया जाएगा? 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा। अगर कहे भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कब, तो 22 जुलाई को किया जाएगा। तो दोस्तों 22 जुलाई को 2020 को भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में यूएस इंडिया पार्टनरशिप के भविष्य और वैश्वीकरण, यानी यूएस इंडिया पार्टनरशिप के भविष्य और वैश्वीकरण, व्यापार और निवेश को आकार देने वाले रुझान और COVID युग और उससे आगे के काम के भविष्य पर चर्चा के लिए व्यापार और सरकार के नेताओं को बुलाया गया है। तो दोस्तों ये उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके साथ साझेदारी में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम एकीकृत किया है? यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE ने किसके साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम विकसित किया है, एकीकृत किया है? तो दोस्तों ऑप्शन में है गूगल, TCS, विप्रो। तो दोस्तों IBM के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? गूगल ने IBM के साथ मिलकर CBSE ने IBM के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत किया है। अब दोस्तों इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले जो प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हम देख लेंगे यहीं पर। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस प्रश्न से बनने वाले। तो महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कक्षा 11 और 12 के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकीकृत किया है। यानी कक्षा 11 और 12 के लिए CBSE ने IBM के साथ मिलकर एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकीकृत किया है, और पाठ्यक्रम IBM इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। अगर हम बात करें IBM पाठ्यक्रम वर्क एजुकेशन और एक्शन से कार्यक्रम के माध्यम से CBSE के सोशल एम्पावरमेंट का एक हिस्सा है। यह पाठ्यक्रम दिल्ली, NCR, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल सहित कुल 13 राज्यों और लगभग 200 स्कूलों में लॉन्च किया जाएगा। तो कितने? 13 राज्यों और कितने स्कूलों में? लगभग 200 स्कूलों में लॉन्च किया जाएगा। तो ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है कि हाल ही में IBM के साथ मिलकर CBSE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगभग कितने राज्यों में लॉन्च किया? तो 13 राज्यों के 200 स्कूलों में लॉन्च किया। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम है
जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम है, ये सीबीएसई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की मैक्सकेयर यूनिवर्सिटी और लर्निंग लिंक्स, ऑस्ट्रेलिया की मैक्सकेयर यूनिवर्सिटी और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन और भारत के 1M1B द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि ये जिसको भी मिले उसको लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।